नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कुछ नई सीरीज शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आईसीएससी का है बायोलॉजी जेनेटिक्स चैप्टर। कुछ बच्चों ने कहा था सर कंफ्यूजन होती है जेनेटिक्स में, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग इस पूरे वीडियोस में। देखिए अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम है क्या? जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स में भी क्या है, इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। कुछ ज़्यादा जेनेटिक्स में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ फंडामेंटल्स ही पढ़ेंगे इसमें। और फंडामेंटल्स में क्या जानेंगे, आपको क्लास 10th के हिसाब से क्या जानना है, जो आगे आपके कॉन्सेप्ट जिसको लेके क्लियर रहें, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जेनेटिक्स का क्या मतलब है, सब लोग सुने होंगे। घर में कोई नया बच्चा अगर पैदा होता है, मान लीजिए सबके घर में नए बच्चे पैदा होते हैं, तो सब आ जाते हैं, रिश्तेदार सब देखने लगते हैं कि बच्चा जो है ये दादा में गया है, इसकी नाक गई है, बाप में गई, मतलब पिताजी में गई है, बाप कहना सही नहीं है, मम्मी में गई है, आंखें मम्मी में गई हैं, मतलब सब मिलाने लगते हैं। तो ये चांस की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें चांस की बात नहीं है। ये रिलेशन है इन सारी चीज़ों का किससे? जेनेटिक्स से। और जेनेटिक्स के कुछ लॉज हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र कैरेक्टर्स होते हैं ये कुछ लॉज के थ्रू होते हैं, ठीक है। देखो 100% कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, ठीक। कितने होंगे आपको बहुत मामूली से, मान लो एक पूरा भरा पूरा बच्चा है, उसकी नाक देखोगे उसके पिताजी की तरह है, मतलब पिताजी की तरह 100% नहीं है। हाँ थोड़ा बड़ा होगा तो कुछ हरकतें, कुछ सोच देखोगे तो वो लगभग अपने पिताजी से मैच करेंगे, ठीक है। 100% कैरेक्टर्स नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ ट्रांसफ़र भी होते हैं और कुछ सिग्निफिकेंट नंबर में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमारे माँ और बाप के क्या होते हैं, फिर से बाप निकल गए, हमारे माँ और पिताजी के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। किसी को बुरा लग जाएगा तो उसके लिए सॉरी भी है, सब लोग बोल ही लेते हैं अकेले में, मैं थोड़ा सा पब्लिक में बोल रहा हूँ तो क्या कोशिश करेंगे देखने की। देखो क्या है जेनेटिक्स, क्या है ट्रांसमिशन। जेनेटिक्स कह दें, अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स एज ए होल की बात करोगे तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी की बात होती है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। अब कहोगे सर हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब वो कैरेक्टर्स कुछ भी हैं, सिमिलर और डिसिमिलर, हर तरीके के कैरेक्टर्स, ठीक है। सिमिलर और डिसिमिलर कोई भी कैरेक्टर है उसका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कहने का मतलब क्या है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। इसको आप कहोगे हेरिडिटी। क्या कहोगे? हेरिडिटी। और हेरिडिटी की स्टडी को कहोगे जेनेटिक्स। क्या कहोगे? जेनेटिक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी। और हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कहां से? पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। अगर हम क्या बोलें इससे ज्यादा, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसमें से कुछ भी लिखो एग्जाम में, गलत तो नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब जेनेटिक्स देखें क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स तो समझ गए हम क्या है। जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स को समझना है तो कैसे समझेंगे सर? उस स्टडी में, इस स्टडी में क्या स्टडी करें, इस स्टडी में क्या स्टडी करें? हमने तो कह दिया हेरिडिटी है, हेरिडिटी भी समझ रहे हो, और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। भैया तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे ना, इनके भी कुछ क्या है, लॉज हैं, और उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ जेनेटिक्स।
या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और दिया किसने इसमें, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था इसमें, ग्रेगर जॉन मेंडल का। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, पिछले दिनों कुछ मीम वगैरह कुछ वायरल हो रहा था, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया, ये समझ में आ रहा है। ऑस्ट्रिया के थे, एक मॉन्क थे। मॉन्क मतलब जैसे हमारे योगी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, ठीक है, वही थे ये। ठीक है, ये बनना तो चाहते थे टीचर, लेकिन बेचारे फेल हो गए। लेकिन देखो, फेल हुए, रुके नहीं, आगे बढ़े गए, और आज टीचर्स के टीचर हैं। कहते हैं ना कि भगवान कुछ आपके लिए बड़ा सोच के रखा होगा, तो देखो उनके लिए क्या बड़ा सोच के रखा था, टीचर्स के टीचर्स हैं, हमारे जैसे लोग इनकी बातें पढ़ा रहे हैं। तो क्या है ये ग्रेगर जॉन मेंडल सर थे, तो इन्होंने क्या दिया, कुछ लॉज दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला हमने, इसी की वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब वो लॉज पढ़ने से पहले, लॉज पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो लॉज पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। देखो, पहली चीज है वेरिएशन। ठीक है, अगर हम बात करें होमोसेपियंस की, होमोसेपियंस मानी बंदर नहीं, हम ह्यूमंस क्या है, होमोसेपियंस हैं। तो भैया अगर हम बात करें होमोसेपियंस की, तो सारे ह्यूमंस को कह दोगे क्या, ह्यूमंस, तो सारे सिमिलर थोड़े हैं। होमोसेपियंस में भी रेसेस हैं। अगर हम बोलें स्पीसीज हैं, ये एक स्पीसीज है, स्पीसीज के अंदर क्या है, रेसेस है, और रेसेस के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, और इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंसेस हैं। हाँ है सर, फैमिली के मेंबर्स में भी डिफरेंसेस हैं। तो वो जो डिफरेंसेस हैं कैरेक्टर्स में, आपके कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस या आपके एक्सटर्नल फीचर्स में डिफरेंसेस, वो सारे क्या हैं, वेरिएशंस। और वो कहाँ से आए हैं, ये ऐसे नहीं अपने आप पैदा हो गए, ये आए हैं कहाँ से, पेरेंट्स से। कहाँ से, पेरेंट्स से। तो एक तरीके से ये इनहेरिटेबल डिफरेंसेस हैं। क्या है, इनहेरिटेबल डिफरेंसेस, इनहेरिटेबल डिफरेंसेस। ठीक है, इसको क्या कहोगे, वेरिएशन। और अगर यही वेरिएशन ना रहे, यही वेरिएशन अगर ना हो, तो भैया हम और आप एक दूसरे से अलग नहीं दिखेंगे, प्लस हमारे यहाँ इवोल्यूशन के भी चांसेस नहीं बनेंगे। ओवर द जनरेशन ये वेरिएशन जो होती है, ये क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है। क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है। और एक्यूमुलेट होके कुछ जनरेशन के बाद क्या करेगा, नया कैरेक्टर डेवलप करेगा, और वो हमारे इवोल्यूशन में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो जो आजकल का चेंजिंग इन्वायरमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, सरवाइव करने के काबिल होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो वेरिएशन समझ में आ गया होगा। डिफरेंसेस, कैसे डिफरेंसेस, इनहेरिटेबल डिफरेंसेस। ठीक है, कहाँ से, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, इसको क्या कहोगे, वेरिएशन कहोगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। और कैरेक्टर्स बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स क्या है अभी डिस्कस करते हैं, इतना समझ गए। ठीक है, इनहेरिटेबल डिफरेंसेस, और इनहेरिटेबल डिफरेंसेस मतलब कैरेक्टर्स डिफरेंस, और कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि इनहेरिटेबल फीचर्स, इनहेरिटेबल फीचर, बार बार कैरेक्टर कह रहे हैं ना, तो कैरेक्टर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इनहेरिटेबल फीचर। इसको कहोगे कैरेक्टर, क्या कहोगे, कैरेक्टर, पूरा का पूरा। जैसे फादर राइट हैंड से काम करते थे, तो उनका सन भी या डॉटर भी क्या कर रही है, राइट हैंड से काम कर रही है। तो ये कैरेक्टर का क्या हुआ है, इनहेरिटेंस हुआ है, कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये जो राइट हैंड वाला है, हैंड यूज को अगर एक कैरेक्टर हम समझें,
हैंड यूज को एक कैरेक्टर समझे, ठीक है। तो इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। एक, आप राइट हैंड यूज करो लिखने में, और आप लेफ्ट हैंड यूज करो लिखने में या कोई भी काम करने में। समझ आया? दूसरा, अगर मान लो हम हेयर्स को कैरेक्टर मानते हैं, ठीक है, तो हेयर्स में एक आपका कैसा हेयर हो सकता है? कर्ली हेयर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? स्ट्रेट हेयर हो सकता है। तो ये जो चीज है ये है कैरेक्टर। लेकिन जो इसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, इनको आप क्या कहोगे? इनको कहोगे ट्रेट्स। क्या कहोगे? ट्रेट्स। तो बेसिक सा डिफरेंस है कैरेक्टर और ट्रेट के अंदर, बेसिक सा डिफरेंस है। मतलब इनहेरिटेबल फीचर जो है एज ए होल की बात करोगे तो क्या कहोगे इसको? कैरेक्टर। लेकिन इसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या कहोगे? ट्रेट्स कहोगे। क्या कहोगे? ट्रेट्स कहोगे। आई बात समझ में? कैरेक्टर और ट्रेट में हमें नहीं लगता अब कोई समस्या आने वाली है। कलर, अगर मान लो हेयर का कलर देखें तो किसी का ब्लू है, ब्लू, हेयर का कलर ब्लू कहाँ पैदा होता है भाई? आंखों का कलर कैसा हो? ब्लू, या ब्राउन हो, या ब्लैक हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अब ऐश्वर्या राय को देख लो। ऐश्वर्या राय, हाँ ऐश्वर्या राय ही है। हाँ, आपका ब्राउन है, ऐश्वर्या राय का ब्लू है, हमारा है आँख है, वही बहुत है। आगे देखो, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद किसकी बात करेंगे हम? क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रोमोसोम। ये जो सारे कैरेक्टर्स, हेरिडिटी, ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, इनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके कौन जाएगा भैया? इनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाएगा कौन? क्रोमोसोम्स। कौन लेके जाएंगे? क्रोमोसोम। इसीलिए क्रोमोसोम को कहा जाता है क्या? द कैरियर ऑफ हेरेडिटी। और हेरेडिटी का मतलब तो बताए ही थे पीछे। क्या बताए थे? हेरेडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन। ठीक है, समझ में आया? किसका? कैरेक्टर्स का। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। आ गई बात समझ में? तो क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, ठीक, तो क्रोमोसोम क्या है? आप सेल डिवीजन, ये क्रोमोसोम हमारे नॉर्मल सेल में अपीयर नहीं होते हैं। नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम किसकी तरह रहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर की तरह। किसकी तरह? क्रोमैटिन फाइबर्स की तरह। लेकिन जब इस सेल को डिवाइड करना होगा, अबाउट टू डिवाइड, सेल क्या है? अबाउट टू डिवाइड, तब ये क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे। और वो भी किस शेप के? एक्स शेप के। किस शेप के? एक्स शेप के। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो दो एक्स शेप का दिख रहा है, ये क्या है? इसको कहोगे क्रोमैटिड। क्या कहोगे? क्रोमैटिड। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पेयर्स में अकर करेंगे और वो भी एक को क्या बोलोगे? क्रोमैटिड। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दोनों। क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक, अगर मान लो क्या होता है, इसमें क्या होगा कि गैमीट बने, और गैमीट बनने के बाद किसी दूसरे गैमीट से फ्यूज करेगा। मियोसिस, माइटोसिस अलग है लेकिन मियोसिस अलग है। तो दो क्रोमोसोम एक पास आएंगे। जब भी गैमीट है, मान लो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, ठीक है, दोनों के क्रोमोसोम क्या होंगे? एक पास आएंगे। क्या आएंगे? एक पास। देखो एक पास आए, ये पूरा हमने तो कनेक्ट कर दिया ना, ये कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ओवरलैप कर जाएंगे। ये मान लो यहाँ ओवरलैप कर गया, बड़ा बन गया है, थोड़ा छोटा ही बना दे, टेढ़ा मेढ़ा बना देने। कहो सर जी इतना स्ट्रेट तो क्रोमोसोम कभी था ही नहीं जितना स्ट्रेट आप बना दिए। ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या हुए? यहां ओवरलैप किए हैं कि नहीं किए हैं? जहां ओवरलैप करेंगे इसको कहोगे क्रॉसिंग ओवर। क्या कहोगे? क्रॉसिंग ओवर। और ऐसे क्रोमोसोम जो अलग अलग हैं, ठीक है, और एक पास आए हैं, अलग अलग हैं और एक पास आए हैं, उनको कहोगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है?
होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आ गई बात समझ में। और यहां जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला एक्स शेप स्ट्रक्चर, इसको कहोगे काइस्मेटा। क्या कहोगे? काइस्मेटा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, काइस्मेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स, और ये है क्या? क्रोमैटिन फाइबर। जब भी सेल डिवाइड होना चाहेगी तभी क्रोमोसोम अपीयर होंगे, उसके पहले क्रोमोसोम अपीयर नहीं होंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते, क्रोमोसोम का नंबर होता है। जैसे एस्केरिस में 2 है, ह्यूमंस में कितना है? 46, मंकीज में 48 है। आ गई बात समझ में। इसके आगे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा। ठीक है। अब सर कहोगे कि सर जी कि क्यों इतना सब कुछ फालतू चीज़ें हमको बता रहे हैं? बेटा नहीं बताएंगे तो तुमको कैसे पता चलेगा? ये जो वेरिएशन कर रहे हैं वो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से अलग अलग कैरेक्टर मिक्स होते हैं, जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, तब नए कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं। जैसे 2 कलर मिलाओ तीसरा नया कलर मिलता है, तो 2 गैमीट्स मिलाओ तीसरा नया गैमीट नहीं मिलेगा, नया प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, समझ आया? हमने बोला अब एक टर्म यूज किया जीन। क्या यूज किया? जीन। तो समझ लो जीन क्या है। अब हम बताएंगे सीधा। देखो क्रोमैटिन क्या है? अगर हम बोलें तो क्रोमैटिन एक फाइबर है। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर से बनेगा क्या? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बनेगा किससे? डीएनए से। किससे? डीएनए से। देखो लिखते जा रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बनेगा? डीएनए से। डीएनए किससे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐसे देखा होगा तुमने डीएनए ऐसे, ऐसे। हम डिस्कस करेंगे इसको भी पूरा कायदे से, अभी बस इतना जान लो। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। किससे किससे न्यूक्लियोटाइड बनेगा? शुगर से बनेगा, बेस से बनेगा और फॉस्फेट से बनेगा। 3 चीजें होंगी एक न्यूक्लियोटाइड में, शुगर, बेस, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसी को कहोगे जीन। क्या कह दोगे? जीन। मतलब अगर हम अल्टरनेट उसमें देखें, अल्टरनेटिव फॉर्म में, तो जीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इससे क्या बनेगा? डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन फाइबर। और नॉर्मल सेल में क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे? क्रोमैटिन फाइबर्स। और जब सेल डिवाइड करने वाली रहेगी तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब हम बात की, अभी डिस्कस किए क्या कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? अलग अलग क्रोमोसोम के नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे एस्केरिस में बोला हमने कितने हैं? 2 हैं। ह्यूमंस में कितने हैं? 46 हैं सर जी। और मंकी में कितने? 48। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अलग अलग नंबर्स हैं तो अलग अलग टाइप हैं। तो ह्यूमंस में क्या है? ह्यूमंस में क्रोमोसोम का टाइप देखोगे तो 2 टाइप के मिलेंगे। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के। 46 क्रोमोसोम कितने पेयर में होंगे? 46 क्रोमोसोम्स। और कितने पेयर्स में होंगे? 23 पेयर्स में। किसमें? 23 पेयर्स। और 23 पेयर्स में 2 तरह के होंगे। 1 to 22 जो होता है उसको कहोगे ऑटोसोम। क्या कहोगे? ऑटोसोम। और जो 23rd पेयर होता है उसको कहते हैं क्या? सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब सेक्स क्रोमोसोम भी क्या है? अगर फीमेल है तो ये XX होगा, और अगर ये मेल है तो ये X और Y होगा। समझ में आया? ये दोनों क्या, ये 1 to 22 क्या है? सिमिलर साइज के होते हैं लगभग। ठीक है, मतलब सिमिलर साइज क्या कहें? सिमिलर कैरेक्टर्स के कहें। ठीक है, आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1। और सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होगा? जीन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? वाई क्रोमोसोम। आ गई बात समझ में? अगर मेल है तो क्या है?
एक्स वाई, अगर फीमेल है तो क्या है एक्स एक्स। तो ठीक है, इसी तरीके से सेक्स डिटरमाइन भी करते हैं। मेल है, गैमीट बनेगा स्पर्म, स्पर्म बनेगा तो एक स्पर्म लेके जाएगा एक्स और दूसरा स्पर्म लेके जाएगा वाई। और यहाँ पे क्या है, फीमेल है तो एक एग बनेगा जो लेके जाएगा क्या एक्स वाला क्रोमोसोम, और एक एग लेके जाएगा क्या एक्स वाला क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, एक्स एक्स, यहाँ पे भी एक्स एक्स, और अगर बात करें यहाँ क्या होगा एक्स वाई, और यहाँ क्या है एक्स वाई। तो एक्स वाई वाला मेल है और एक्स एक्स वाला क्या है फीमेल चाइल्ड। आगे बात समझ में, सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसे समझ में आ गया होगा। मेल स्पर्म बनाएगा एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में, उसमें फीमेल एक्स एक्स वाला बनाएगी। समझ में आ गया इतना। और फ्यूज करेंगे तो 50% देखो जरा क्या मिल रहा है फीमेल और 50% क्या है मेल। तो हर कॉपुलेशन के बाद चांसेस रहता है 50% फीमेल और 50% मेल का। आई बात समझ में। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया। ऑटोसोम लगभग सब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के क्रोमोसोम होते हैं, 1 से 22। इनको एक चार्ट पे, आपकी बुक में चार्ट बना होगा, हम फिगर लगा देंगे, चार्ट बना होगा और उसमें इस तरीके से क्रोमोसोम्स को अरेंज किया गया होगा। उस चार्ट को कहते हैं कैरियोटाइप। क्या कहते हैं कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप में 1 से 22 तक देखोगे तो आपको ऑटोसोम मिलेंगे, और लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, मतलब जो लास्ट वाला पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसको कहोगे सेक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल होगा तो वहाँ एक्स एक्स होगा, अगर मेल होगा तो वहाँ क्या होगा एक्स वाई होगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, ठीक है सर जी, इतना समझ गए। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है, ये मत समझ लेना सर जी जेनेटिक्स जैसा हाई फाई अभी कुछ आप बताए ही नहीं, सब जेनेटिक्स का ही चल रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, कैरेक्टर्स को समझ लिया, ट्रेट्स को समझ लिया, क्या होते हैं ट्रेट्स। ठीक है, अब हम समझें जरा जीन को। अगर हम कहें सारे कैरेक्टर्स जो हैं, जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं, तो वो सिंपली क्रोमोसोम नंबर्स के आउटकम्स नहीं हैं। ये क्रोमोसोम नंबर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उस क्रोमोसोम में पर्टिकुलर जीन पाई जा रही है। ये सारे कैरेक्टर उसके आउटकम हैं। किसके, वो जो जीन पाई जा रही है किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर। अभी हमने बताया पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कहते हैं क्या जीन। समझ में आया। तो क्रोमोसोम को कहा जा सकता है क्या कैरियर ऑफ जीन्स। मेंडल ने इसी जीन को कहा था फैक्टर। ठीक है, देखा करो, अगर हम बात करें कि हमने बोला अभी कि क्रोमोसोम नंबर पे कैरेक्टर्स डिपेंड नहीं करेंगे, आउटकम क्या है, जो कैरेक्टर है, जो आउटकम है, वो क्रोमोसोम नंबर का आउटकम नहीं है। जैसे अगर लायन और कैट की बात करोगे तो दोनों में लगभग 38 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। कितने क्रोमोसोम, लायन में भी कितने 38 और कैट में भी कितने हैं 38। लेकिन अगर आप इनके फीचर्स में देखोगे तो बहुत सारा अंतर पाया जाता है। कैट बहुत छोटी होती है और लायंस बहुत बड़े होते हैं कि नहीं। समझ में आया। तो ये सारा क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, जीन। और जीन क्या है, जीन है पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमने बताया भी है, फिगर बनाया, देखो ये है क्या, ये मान लो डीएनए है, और डीएनए का आप एक सीक्वेंस कुछ सेगमेंट निकाल लो, मान लो ये पार्ट हम निकाल लेते हैं। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो इसको आप क्या कह दो, जीन कह दोगे। ये जीन क्या करेगी, प्रोटीन के लिए कोड करेगी, और वो प्रोटीन इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया रहता है किसका, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर हम एक्सप्रेस करते हैं। समझ में, हंसने का तरीका, कोई खुल के हंसता हा, कोई आराम से रहता ही हंसता है कि नहीं,
ऐसे हंसता है ना। तो ये कैरेक्टर्स हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? देखो हंसने की जीन है एक ही, समझ में आया? और वो क्या कर रही है, अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है, अभी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन कैरेक्टर किसकी वजह से एक्सप्रेस हो रहा है? जीन की वजह से। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो जीन को क्या कह सकते हैं? पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट ऑफ डीएनए कह सकते हैं। और अगर पूरे डीएनए की बात करें, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस की बात करें, तो उसको कहोगे जीनोम। क्या कहोगे? जीनोम। तो जीन और जीनोम में अंतर समझ लेना बच्चा, ठीक है? होल सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीनोम। और जीन क्या है? पर्टिकुलर सेगमेंट, कुछ भाग काट लिए। अब क्या समझ, ये पूरा मान लो डीएनए है, ये पूरा डीएनए है जीनोम, लेकिन इसका एक सेगमेंट क्या है? जीन है। इसका एक सेगमेंट क्या है? जीन है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो क्रोमोसोम के नंबर से क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करोगे। अब हम बताएंगे जीन से भी। अभी फिर कह दें कि अगर जीन से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जीन के पास वो इंफॉर्मेशन है कि हम कैरेक्टर कौन सा एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट एक्सप्रेस होगी किससे? जीन से। लेकिन कैसी हाइट एक्सप्रेस होगी? लंबे होंगे या छोटे होंगे, ठीक है? इसका भी देखेंगे। देखो जरा इसका भी वजह देखें हम। तो जीन के भी अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जाते हैं। वहां हमने कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म देखा था। कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहा था? ट्रेट। यहां जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म की बात होगी। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, इज कॉल्ड एलील। क्या कहोगे उसको? एलील्स बोलो। क्या बोलोगे? एलील्स। अब समझना कैसे। मान लो जो हमारी टंग है, ठीक है, इसको रोल करते हैं, ठीक है? रोल करके देखो, रोल कर रहे हैं ना, रोल करने पे ट्यूब बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? ये एक कैरेक्टर है, समझना बात को। अपने दोस्तों से करवाना, मेरे यहाँ तो ट्यूब बन रहा है, लेकिन जो सर सामने खड़े हैं उनके में ट्यूब नहीं बन रहा है, उनके जीभ केवल ऐसे हो रही, वो रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो रोल करना एक कैरेक्टर है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? जीन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये जो रोलिंग वाला सिस्टम है, कोई रोल कर पा रहा है और कोई रोल नहीं कर पा रहा है, ये किसकी वजह से होगा? एलील्स की वजह से होगा। आ गई बात समझ में? एलील्स सर होंगे कहां? ठीक है, एलील्स होंगे देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होंगे। ये मान लो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो एक पास आए हैं, गैमीट्स वाले। यहां पे एक क्या है? पर्टिकुलर जीन का फॉर्म है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब बताया था मैं, दो अलग अलग क्रोमोसोम एक पास आते हैं, ठीक है? कुछ पार्ट उनका क्रॉस ओवर हो जाता है, ठीक है, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं काइजमेटा। क्या कहते हैं? काइजमेटा। जरा देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पर्टिकुलर जो हम ब्लैक से कर रखे हैं ए और बी, ये जीन्स हैं। क्या है? जीन्स। और ये जीन्स सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जीन्स क्या है? सेम कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जरा देखो, एक ही कैरेक्टर के लिए दो तरीके की जीन्स हैं कि नहीं है, और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है? होमोलोगस साइट्स पे, होमोलोगस साइट्स पे। समझना बात को, गहराई से समझना। होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस साइट पे दो एक ही तरीके की जीन पाई जाएंगी। समझ में आया? जीन तो एक ही है, लेकिन उसके फॉर्म्स दोनों अलग अलग मिल रहे हैं। इसको कहोगे एलील। क्या कहोगे? एलील कहोगे। क्या कहोगे? एलील। अब अगर मान लो ये है रील, जो हमारी टंग रोलिंग वाली एलील है, जो रोल कर लो, बड़ा मजा आता करने में। रोल कर लो, इसकी एलील क्या है? आर है। और ये जो
रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल आर है। तो अगर एक्सप्रेस हो रहा है जो, जैसे हमारे में क्या एक्सप्रेस हो रहा है, रोलिंग वाला, तो जो भी एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी उसको कहोगे डोमिनेंट एलील। क्या कहोगे, डोमिनेंट एलील। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी उसको कहोगे रिसेसिव एलील। क्या कहोगे, रिसेसिव एलील। एलील के बारे में हमको लग रहा है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ठीक है, एलील कहाँ पाए जाएंगे सर जी, होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस साइट्स पे। और ये जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाए वो क्या है, डोमिनेंट है। जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे वो क्या है, रिसेसिव है। जीन क्या है, जीन सर एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए है। अगर हम डीएनए के पूरे कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस की बात करें उसको जीनोम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जीनोम। ठीक है, तो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील समझ में आया। इसी तरीके से मान लो एक हाइट की जीन है, ये कहाँ से आया है, मम्मी की तरफ से आया है क्रोमोसोम, और ये कहाँ से आया है, पिताजी की तरफ से आया है क्रोमोसोम, और ये हाइट वाली जीन यहाँ उपस्थित है। ठीक है, ये टी है और ये क्या है, स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब जो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो टॉल होगा, तो वो क्या होगा, डोमिनेंट एलील है। क्या है, डोमिनेंट। मतलब ऐसी एलील जो ऑफ स्प्रिंग में अपने आप को एक्सप्रेस करती है उसको कहते हैं डोमिनेंट एलील, और जो एक्सप्रेस नहीं करती है उसको कहते हैं रिसेसिव एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को कहते हैं एलील, और पर्टिकुलर सेगमेंट को क्या कहते हैं, डीएनए के जीन। समझ में आया। और जीन कहाँ पाई जाएगी, क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम कब बनता है, जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तब। ठीक है, उसके पहले क्रोमोसोम किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सेल में, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में। आगे बात समझ में, हमको आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, ग्रेगर जॉन अंकल के बारे में भी समझ गए होंगे, जेनेटिक्स के बारे में भी समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में इन सारी चीज़ों के आगे का जो भी सेगमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।